महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए 7 केस मिले हैं, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी है। मुंबई में 3 केस आए हैं, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 17 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। आज मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले और मिले हैं। पहले के 2 मामलों को मिलाकर अब मुंबई में कुल 5 केस हो गए हैं, जिनमें से एक मरीज नेगेटिव भी हो चुका है। आज जो मामले आए हैं उनकी बात करें तो तीनों मरीज पुरुष हैं। इनमें से एक तंजानिया से, एक यूके से और एक साउथ अफ्रीका से लौटा है। फिलहाल तीनों मरीजों को बीएमसी ने 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से एक मरीज धारावी का रहने वाला है। आज महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। ये लोग विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि नाइजीरिया से आई एनआरआई महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। इनमें से एक मरीज 3.5 साल का बच्चा है और एक मरीज को हल्के लक्षण हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं। पुणे जिले में पहले ही 7 मरीज थे। आज जो मरीज मिले हैं उन्हें जोड़कर 11 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, पर राहत की बात यह भी है कि पुणे कुछ उन चुनिंदा शहरों में है जहां 100% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है। यहां 90% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहां वैक्सीन की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद से भी लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो डर लोगों के दिल में था, वो उसकी कुछ जरूरत नहीं है कि उसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ये एक ही इलाज है। मैं हर लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बीएमसी ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीएमसी वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन लेकर जा रही है, ताकि वो लोग जो किसी वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं, वो आकर वैक्सीन लगवा लें। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चल रही बहस पर। सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर कोई भरोसा तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है। भारत में बूस्टर डोज पर उधेड़-बुन ही चल रही है, जबकि WHO ने कम से कम एक खास वर्ग के लिए बूस्टर डोज लगाने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी मिले या नहीं? अगर बूस्टर डोज को इजाजत दी भी जाए तो क्या उसके साथ शर्तें जुड़े? मसलन किस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगे? बूस्टर डोज क्या सिर्फ बीमार और वृद्धों को ही लगे या सिर्फ मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगे? ये वो चंद सवाल हैं जिन पर भारत को फैसला जल्द से जल्द करना है। भारत में बूस्टर डोज पर फैसला सिर्फ मेडिकल नजरिए से ही करना होता तो शायद थोड़ी आसानी होती, क्योंकि भले ही एक और भारत की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने की चुनौती बाकी है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAGI को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है, लेकिन NTAGI इस पर कोई सिफारिश करे उससे पहले सरकार पत्ते खोलना नहीं चाहती। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। बूस्टर डोज को लेकर भारत का सस्पेंस कायम है, लेकिन WHO ने एक तरह से बूस्टर डोज पर अपनी सहमति दे दी है। WHO ने साफ कहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स लगवाई गई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का मतलब होता है
ऐसी वैक्सीन जिन्हें कोविड वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक ऐसी ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, जिन्हें WHO ने मंजूरी दे रखी है। भारत के नजरिए से राहत की बात ये हो सकती है कि भारत में अब तक लगी 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज में सिर्फ 14 करोड़ से अधिक डोज ही कोवैक्सीन के हैं। लेकिन जब भारत समेत 57 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है, तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। और WHO ओमिक्रॉन के मद्देनजर देशों को अपनी वैक्सीन नीतियां तैयार करने के लिए आगाह भी कर रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में बूस्टर डोज लगाया जाना शुरू हो गया है। भारत की तुलना उन देशों से नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को बूस्टर डोज पर उचित रणनीति तो जल्द से जल्द अपनानी ही पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। वेदना की ही अगली कहानी कानपुर से है, जहां एक आदमी याचना करते हुए कहता है, साहब छोड़ दीजिए, बच्चे को लग जाएगी। वहां एक इंस्पेक्टर ने सिर्फ लाठी चलाई, ना बच्चे को देखा ना कानून को देखा, निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल संवेदनाओं का है, जनता से जिनका सीधा वास्ता है। सिस्टम के वो चेहरे कब संवेदनशील बनेंगे? बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। पुनीत शुक्ला नाम के शख्स की गोद में बच्चा है। इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा के हाथ में डंडा, बदन पर जनता की रक्षा के लिए पहनी हुई वर्दी, सिर पर संवेदनहीनता का रुतबा। इसीलिए कानपुर देहात में गुरुवार को संवेदनाओं के अंतिम संस्कार वाली ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। जिसने इस वीडियो को देखा गुस्से से भर गया। जहां युवक बोलता रहता है कि बच्चे को लग जाएगा सर, लेकिन डंडा चलाते इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा लाठी चलाते रहते हैं। क्यों चलाते रहते हैं? इसका जवाब इस दूसरी पिटाई में छिपा है। दावा है कि जिला अस्पताल में रजनीश शुक्ल नाम का कर्मचारी अन्य लोगों के साथ कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था। कर्मचारियों ने ओपीडी बंद करा दी थी। शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। दावा है कर्मचारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस फिर कर्मचारी नेता रजनीश शुक्ल को खींचकर ले जाने लगी, पीटते हुए, नीचे गिराकर, सिर दबाकर। पुलिस की लाठियों के जख्म अपने शरीर पर दिखाते पुनीत शुक्ल बच्चे के साथ गुरुवार को वहीं पर मौजूद थे, जो रजनीश शुक्ल के भाई हैं। पुनीत शुक्ल के मुताबिक उन्होंने पुलिस से सिर्फ सवाल किया कि ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। जवाब में लाठियां इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा चलाने लगे। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। शुरुआत में स्थानीय स्तर के अधिकारियों ने इसे हल्का बल प्रयोग बताकर पल्ला झाड़ना चाहा। मुद्दा गंभीर होने लगा तो फिर खुद आईजी कानपुर प्रशांत कुमार मामला समझने अस्पताल पहुंचे। बच्चे को गोद में लिए पिता को पीटने वाले इंस्पेक्टर विनोद को निलंबित करने का आदेश हुआ। जो इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो निलंबन की कार्रवाई अभी की गई है, कोई दंड नहीं दिया गया है। दंड जो होता है वो विभागीय कार्रवाई, उसकी भी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि एक विभागीय कार्रवाई होगी, तो उस विभागीय कार्रवाई के बाद अगर कोई दंड होगा, प्रस्तावित होगा, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 166 के मुताबिक अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के मकसद से कानून तोड़ता है तो फिर 1 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इस मामले में ऐसा होगा? रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज विजय दिवस मनाकर अपने घर वापस लौटेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर लगे किसानों के तंबू आज हट जाएंगे। आपको बता दें कि कृषि बिलों की वापसी और प्रस्ताव पर सरकार से समझौते के बाद किसानों ने 10 दिसंबर को विजय दिवस मनाने और घर वापसी का ऐलान किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों के निधन की वजह से किसानों ने अपना प्लान एक दिन के लिए टाल दिया। आज किसानों की घर वापसी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर सरकार समझौते से अलग हटती है तो फिर से आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है।
घर वापसी से पहले किसान मोर्चा के समर्थकों का यह जश्न है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल से ज्यादा का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब सरकार झुक गई तभी आंदोलन स्थगित करने का ऐलान हुआ है। देशभक्ति गीतों पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आपको थिरकते हुए नजर आएंगे। जश्न मनाते हुए किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। लगभग 1 साल 15 दिन तक किसानों की ये लड़ाई जो है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानून को लेकर के चलती रही और अब जब कृषि कानून वापस हुआ उसके बाद यहाँ पर आज जश्न की जो रात जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। किसान यहाँ पर जो है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। आज जश्न की रात, क्योंकि कल आखिरी दिन है, इसके बाद आप गांव चले जाएंगे अपने वापस। आज जश्न की रात बिल्कुल बिल्कुल बहुत जश्न मना रहे हैं भैया किसान। आज वो खुशी किसानों से संभाली नहीं जा रही है। जो किसानों ने बरसात, ठंड, गर्मी, हर मौसम यहाँ बॉर्डर पर सड़कों पर रातें गुजार कर, बहुत ज्यादा खुशी है। आप मतलब शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है सब में। बहुत खुश हैं किसान, आज बहुत खुश हैं। हाँ जी, खुशी, इतना माहौल है खुशी का, इतना माहौल। साड़ा एक इतिहास बन गया दुनिया में, इतना लंबा इतिहास बन गया। हमारे बच्चे, पोते, पड़पोते भी याद करेंगे कि एक ऐसा आंदोलन हुआ था दुनिया में, किसानों ने कमाल करके दिखा दिया। हम दिल्ली आ गए, मोदी जी तेरी तोप करे, हम दिल्ली आ गए। आंदोलन में शामिल रहे लोगों का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान हकों की लड़ाई जारी रखने का तेवर दिखाकर धरने को समाप्त किया है। जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की प्रमुख मांग के साथ अन्य मांगों को माना है। एमएसपी पर सरकार ने जिस कमेटी को बनाने का ऐलान किया है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य खास तौर पर शामिल होंगे। 1 साल के धरने के दौरान यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में दर्ज मुकदमों और केंद्र की एजेंसियों द्वारा दर्ज केस वापस लेने का भरोसा मिला है। हरियाणा और यूपी सरकार ने मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति दी है और पंजाब सरकार ने इसका ऐलान किया है। पराली जलाने पर बनने वाले कानून में किसानों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करने के प्रावधान होंगे। जाहिर तौर पर किसान मोर्चा के नेताओं के दोनों हाथ में लड्डू होने की कहावत फिट बैठ रही है और यहाँ से मिली जीत किसान राजनीति को नए ढंग से सामने भी रख रही है। 12, 13, 14 उम्मीद है कि 15 तारीख तक जाकर मोर्चे खाली होंगे सारे। तो 3-4 दिन का लग जाएगा समय? हाँ लग जाएगा, इतने क्योंकि इतना सामान है, ये है, लोग जाएंगे, इनको लेकर जाएंगे, पाड़ने पड़ेंगे, तो बहुत सा वो है। तो लोग शुरू करेंगे कि अब शुरू हो जाएगा तो 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगेगा अब लग जाएगा। वैसे इस अंदाज के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के लिए 1 साल में मिली ताकत को बरकरार रखने की चुनौती भी होगी। यहाँ हासिल हुई एकजुटता को संजो कर भी रखना होगा। शायद इसीलिए सरकार की नीतियों की समीक्षा करते रहने का शिगुफा भी छोड़ा गया है। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश गमगीन है, आंखें नम हैं और दिल में गर्व है देश के उन सच्चे सिपाहियों के लिए जो हमें यूं ही अलविदा कहकर चले गए। शुक्रवार को जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दोनों बेटियों ने मां मधुलिका और पिता जनरल बिपिन रावत को मुखाग्नि दी और देश ने सच्चे सिपाही को आखिरी सलाम किया। आज सुबह 11 बजे जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन होगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर जनरल रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां पवित्र जल में समाहित कर दी जाएंगी। ये धुन बजी तो धरती रुक गई अपनी धुरी पर। तोपों ने सलामी की तो सीना गर्व से चौड़ा हुआ।
लेकिन आंखें गीली हो गई। सैनिकों के कदम ताल एक वीर की असली विदाई की कहानी बयां कर रहे थे। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से आसमान गूंज रहा था। ट्राई सर्विस के बिगुल बजाने वालों की ओर से लास्ट पोस्ट एंड राउज की धुन बजी तो मानो वक्त ठहर गया। सत्रह तोपों की सलामी और परिवार जनों की ओर से मुखाग्नि देने के साथ ही देश का ये बहादुर जवान पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन अमर कर गए अपनी गौरव गाथा। इससे पहले तिरंगे में लिपटा हुआ भारत के योद्धाओं का शरीर देखकर गमगीन था पूरा देश। जिन्होंने संभाला देश को खून से सींच गए अंतिम बार भी। बस हर कोई अंतिम बार देखना चाहता था अपने योद्धा को। आसमान देख रहा था सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। नजरें उदास थी और नजारे कम। क्या आम क्या खास, हर कोई देश के बहादुर जाबाज के अंतिम दर्शन करना चाहता था। परिवार हिम्मत बांधे खड़ा था, मगर देश शोक की लहर में डूबा था। बड़ी बड़ी हस्तियां नम आंखों से उन्हें विदाई दे रही थी। ये पल बेहद भावुक करने वाला था, कलेजे को चीर देने वाला। गम का जो तूफान हर सीने में उमड़ रहा था, वो नम आंखों से फूट पड़ने को बेताब था। देश का वो सपूत तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर निकला था, जिसने सेना को आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के समन्वय का अध्याय लिखा था। तिरंगे में लिपटे योद्धा जब अंतिम सफर पर निकले तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तीन कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर श्रद्धांजलि से अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार तक तीनों सेनाओं के 800 जवानों और अधिकारियों को जनरल रावत को विदाई देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले सेना, वायुसेना और नौसेना के 99 ऑल रैंक के सदस्य तीनों सेनाओं के बैंड में शामिल हुए, जो जनरल रावत की अंतिम यात्रा के आगे चल रहे थे। वहीं इतनी ही संख्या में चल रहे तीनों सेना के जवान रियस एस्कॉर्ट का हिस्सा थे। सुबह सबसे पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पर लाया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आम और खास सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देने का समय तय किया गया था। मंत्री, नेता से लेकर सेना के अधिकारी, हर कोई इस वीर को नमन करने पहुंचे।
रावत को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद बिपिन रावत तिरंगे में लिपटकर अपने अंतिम सफर पर निकल गए। सूरज की किरणों ने झुककर चूम लिए लालों के ललाट। गुलस्तां जरा झूम के देना रास्ता, मुल्क के माली निकले हैं जन्नत की गश्त पर। मंजीत नेगी और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।